दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आज की ये जो वीडियो है काफी इंपोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में पूरी डिटेल से ईपीएस 95 पेंशन के बारे में बात करेंगे। जो है आज जो है 7 दिसंबर 2020 है और पिछले साल 7 दिसंबर 2019 को ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो पेंशनर्स थे सारे रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए थे और वहां पर जो है उन्होंने जोर शोर तरीके से जो अपनी मांगे सरकार के सामने रखी थी, आंदोलन किया था। तो आज सही 1 साल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी है वो लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार जो है सरकार से मिलकर, सांसदों से मिलकर, प्रधानमंत्री जी से मिलकर जो है ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है ज्ञापन भी देते हैं और लगातार संघर्ष कर रही है ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। अब हमारे चैनल पर काफी सारे नए लोग जुड़े हैं और काफी सारे कॉमेंट भी हमें मिलते हैं कि आप जो है ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित जो अपडेट देते हो उसके बारे में बताते हो, तो हमें पूरी डिटेल से ब्रीफ में बताया जाए कि ईपीएस 95 पेंशन की मतलब जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो आंदोलन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उनकी जो प्रमुख मांगे हैं क्या है। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मुख्य मांगे क्या है और वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, इस तरह के रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो में पूरी डिटेल से आपको ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति उसकी तरफ से जो आंदोलन किया जा रहा है, उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है उनके द्वारा जो है एक बैनर रिलीज किया गया है जिसमें पूरी डिटेल से ईपीएस 95 पेंशनर्स जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में और उनकी जो मांगे हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पे बताया है। अगर आपको नहीं पता ईपीएस 95 पेंशन के बारे में कि जी ईपीएस 95 पेंशनर जो है आंदोलन क्यों कर रामलीला मैदान में क्यों इकट्ठा हुए थे और बीकाजी कामा प्लेस ईपीएफओ का जो हेड ऑफिस है वहां पर क्यों इकट्ठा हुए थे, वहां पर क्यों आंदोलन किया था, इसके साथ साथ बुल्डाना में 714 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं उनको जो है कर्मिक अनशन करते हुए। तो चलिए पूरी डिटेल से इसके बारे में आप बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है उन्होंने जो है एक बैनर रिलीज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी, यहाँ पे ईपीएस 95 निवृत्त कर्मचारियों समन्वय व लोक कल्याण संस्था, यहाँ पे इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे बताया है कि आंदोलन क्यों। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ईपीएस 95 योजना अंतर्गत यानी कि ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ईपीएस जो योजना है वो ईपीएफओ के अंडर में आती है। वहां पर अगर आपका पीएफ अकाउंट है, ईपीएफओ में आपका पीएफ का पैसा जमा हो रहा है, तो अगर आपकी टोटल सर्विस 10 साल से ज्यादा की हो जाती है तो आपको जो है पेंशन का पैसा नहीं मिलता, आपको फॉर्म 10D भरना पड़ता है। उसके बाद आपको हर महीने ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत जो है पेंशन मिलती है और ईपीएफओ कहता है कि मिनिमम पेंशन जो है 1000 रुपए मिल रही है अभी ईपीएस पेंशनर्स को। बाकी जो ईपीएस पेंशनर्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि 1000 रुपए से कम भी जो है पेंशन हमें मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ईपीएस 95 योजना अंतर्गत पेंशन धारकों द्वारा प्रति माह रुपए 417, 541 व 1250 रुपए 30 से 35 साल तक जमा करने के बाद केवल 200 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक जो है पेंशन मिल रही है। अब यहाँ पे दूसरा जो है आंदोलन करने का कारण है कि जमा की हुई राशि पर कोई ब्याज नहीं हुए, पूंजी की वापसी भी 2008 से बंद। तीसरा कारण पेंशन के फॉर्मूले में 1995 से पहले की सेवा की गणना ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो अगला जो कारण है रुपए 1000 की मिनिमम पेंशन की घोषणा के बाद भी अलग अलग नियमों के बहाने से 28 लाख पेंशन धारक मिनिमम पेंशन से वंचित है। यानी कि 28 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको अभी भी जो है 1000 रुपए से कम पेंशन मिल रही है। सरकार कहती है कि हर ईपीएस पेंशनर्स को मिनिमम पेंशन 1000 रुपए हम दे रहे हैं, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि 28 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं अभी जिनको 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे आंदोलन करने का कारण दिनांक 1/9/2014 से वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन देने का प्रावधान रद्द व माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पेंशन धारक उच्च पेंशन से जो है वंचित है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद भी जो है पेंशनर्स को जो है हायर पेंशन मिल नहीं रही, जो हायर पेंशन से वंचित है। दिनांक 1/9/2014 से पेंशन फॉर्मूले में 12 महीने की जगह 60 महीने औसत करने से पेंशन राशि कम हो गई। एक्सपर्ट कमेटी व कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों के बाद भी टाइम पास के लिए एक और हायर एम्पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन 3 महीने की जगह इस समिति ने 1 साल गवाया और केवल रुपए 2000 पेंशन की सिफारिश करने के साथ ही उच्च पेंशन की सुविधा की सिफारिश नहीं की। इसके अलावा तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सैकड़ों आंदोलन करने के बाद एनएससी के राष्ट्रीय मुख्यालय बुल्डाना महाराष्ट्र में दिनांक 24
दिसंबर 2018 से लगातार कार्मिक अनशन के बाद भी वह माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री जी द्वारा कई बार आश्वासन देने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो मेन तो जो है आंदोलन करने का आपको दिख गया होगा, ये पॉइंट है, ये चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे जो देश के बुजुर्ग हैं जिनको घर पर जो है रहना चाहिए, वो जो है अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो मांगे हैं वो यहाँ पे बताई गई है। मांगे जो है वो सबसे पहले हमारी प्रमुख मांगे पहली है, ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया दिनांक 31 मई 2017 का अंतरिम पत्र रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन की सुविधा दी जाए। नंबर 2, 7,500 रुपए प्लस बेसिक पेंशन तथा उस पर महंगाई भत्ता दिया जाए, यानी कि हर पेंशनर्स को मिनिमम जो पेंशन है 7,500 रुपए, उसके साथ जो है महंगाई भत्ता उनको जो है देना चाहिए, उनको मिलना चाहिए ईपीएस पेंशनर्स को। अब यहाँ पे आपको एक बात और बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए हमारे जो देश के बुजुर्ग हैं जो अपनी सैलरी से जो है 30 से 35 साल तक जो है उन्होंने सैलरी से पैसे दिए हैं, अपनी पैसे कटवाए हैं, उनके बाद उनको जो है 1,000 रुपए भी कम पेंशन मिल रही है। और हमारे देश के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको जो है सारी सुविधाएं, फ्लाइट, मेडिकल, उनको जो है महंगाई भत्ता, उनको रहने का घर, बिजली, पानी सब कुछ फ्री है। उसके बाद भी उनको जो है हर महीने पेंशन 2-2, 3-3 लाख रुपए मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं उनको कितनी पेंशन मिलती है और जो एक नेता है, मंत्री जी हैं, उनको कितनी पेंशन मिलती है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा है, सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को तथा उनके पति पत्नी को मुफ्त वैद्यकीय सुविधाएं दी जाए, यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स जो उनके पति पत्नी को जो है मुफ्त में चिकित्साएं सुविधाएं उनको दी जाए। ईपीएस 95 योजना से वंचित निवृत्त कर्मचारियों को सदस्य बनाकर 5,000 रुपए की राशि पेंशन के तौर पर दी जाए। जो ईपीएस 95 पेंशन योजना से वंचित है उनको जो है इस पर सदस्य बनाकर उनको जो है 5,000 रुपए की राशि हर महीने पेंशन दी जाए। यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है उनके द्वारा यहाँ पे उनकी जो आंदोलन क्यों कर रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं, इस बैनर के द्वारा उन्होंने जो पूरा ब्रीफ में यहाँ पे बताया है। तो चलिए सभी ईपीएफ खाता धारकों के लिए ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है जिससे हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो कि आप आपके ईपीएस से एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो जी हाँ, यह बहुत ही आसान तरीका है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। बजट 2015 में कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की शेष राशि को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के टियर 1 खाते में स्थानांतरित करने की पहल को कर्मचारियों के लिए एनपीएस या ईपीएफ का चयन करने की अनुमति देती है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए सब्सक्राइबर को कुछ प्रावधानों के तहत अनुमोदित पीएफ खाते से एनपीएस खाते में धनराशि स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। यह याद रखना चाहिए कि ईपीएफ बैलेंस के एनपीएस में स्थानांतरण पूरी तरह से कर मुक्त है। यह देखते हुए कि कर्मचारी ने 5 साल या उससे अधिक समय तक काम किया है। यदि कोई ईपीएफओ ग्राहक 50,000 रुपए से अधिक की राशि ईपीएफ खाते से 5 साल की निरंतर सेवा से पहले निकालता है तो टीडीएस लागू होगा। विभिन्न प्रकार के निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनपीएस विभिन्न प्रकार के फंड यानी अल्ट्रा सेफ, कंजर्वेटिव, बैलेंस और अग्रेसिव प्रदान करता है। फंड प्रकार का चयन निवेशक अपनी जोखिम को उठाने की क्षमता के अनुसार भी कर सकता है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि यह जो प्रक्रिया है वो किस तरह से आप जो आपके ईपीएफ खाते से आपके एनपीएस खाते में आपकी जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी पीओपी के माध्यम से एक एनपीएस टियर 1 खाता खोलना होगा, या ई एनपीएस पोर्टल के माध्यम से भी आप एनपीएस का खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बैंकों या अन्य संस्थानों से जुड़ा हुआ जिन्होंने पीएफआरडीए के साथ पीओपी से मान्यता दी गई है। स्थानांतरण शुरू करने के लिए किसी व्यक्ति के मौजूदा नियोक्ता के माध्यम से मान्यता प्राप्त कर्मचारी भविष्य निधि या सुपरनेशन फंड में ईपीएफ या सुपरनेशन फंड खाते में से शेष राशि को उसके एनपीएस खाते में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्थानांतरण अनुरोध प्राप्त करने के बाद ईपीएफ खाते में से शेष राशि के हस्तांतरण को ट्रिगर करेगा। एनपीएस नोडल कार्यालय यदि आप एक सरकारी कर्मचारी है, या पीओपी संग्रह खाते यदि आप एक निजी कर्मचारी है की ओर से सेवानिवृत्त इकाई द्वारा एक चेक ड्राफ्ट किया जाएगा। नियोक्ता को एक रिपोर्ट जो कर्मचारी के एनपीएस टियर 1 खाते में से हस्तांतरित की जा रही राशि को निर्दिष्ट करती है, नोडल ईपीएफओ कार्यालय द्वारा जारी की जाएगी। एक बार फंड जमा होने के बाद एनपीएस खाता अपडेट हो जाएगा और आपको एनपीएस के साथ पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर पर उसी के लिए पुष्टिकरण अलर्ट भी मिल जाएगा।
कर्मचारी भविष्य निधि आपके निवेश को सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्डों, ऋण प्रतिभूतियों आदि में निवेश करती है और ईपीएफ ने पिछले 3 वर्षों में 8.75% से 8.80% तक निधि शेष हस्तांतरण पर वास्तविक ब्याज दरों को बढ़ाया है। हालांकि एनपीएस ग्राहकों को कोई निश्चित रिटर्न नहीं देता है। एनपीएस ट्रस्ट की वित्तीय वर्ष 2016 की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि इनकी विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किया गया रिटर्न इसकी स्थापना के बाद से 7.86% से 14.3% तक भिन्न है। इससे बेहतर रिटर्न भी मिलता है। ईपीएफ के विपरीत एनपीएस निवेश को उच्च रिटर्न की पेशकश के लिए माना जाता है। यदि आप अपने एनपीएस निवेश में 50% और सरकारी प्रतिभूतियों में 50% का योगदान करते हैं, तो पिछले 10 वर्षों में एनपीएस फंडों की कुल वापसी लगभग 10% रही है। ईपीएफ क्रमशः अपने सदस्यों के लिए 8.5% ब्याज उत्पन्न करता है। बेहतर यील्ड के अलावा एनपीएस स्कीम में निवेश करते समय एनपीएस निवेशक को धारा 80CCD1B के तहत कर छूट के मामले में 50,000 रुपए का अतिरिक्त कर लाभ भी मिलता है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत यह छूट कर लाभ के 1.5 लाख रुपए के अतिरिक्त होती है। कैसे करें ईपीएफ से निकासी? तो जी अभी जान लेते हैं कि ईपीएफ से आप किस तरह से निकासी कर सकते हैं। एक कर्मचारी के रूप में ईपीएफ में पूरा फंड बैलेंस एक मुश्त निकाला जा सकता है यदि आप रोजगार छोड़ते हैं और किसी ऐसे नियोक्ता के साथ किसी अन्य रोजगार में शामिल नहीं होते हैं जो 2 महीने के लिए ईपीएफ के तहत नामांकित है। यह एक कर्मचारी के दृष्टिकोण से एक सकारात्मक कदम है क्योंकि यह उस कर्मचारी का समर्थन करता है जो इन फंडों का उपयोग अपने दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करता है। हालांकि एनपीएस के तहत एक व्यक्ति जिसकी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु है वह फंड शेष की 60% की एक मुश्त सीमा निकाल सकता है और शेष धन मासिक पेंशन वार्षिक के खाते में जाता है। यदि आप 5 साल का रोजगार पूरा करने से पहले ईपीएफ से धनराशि निकालना चाहते हैं तो आपका ईपीएफ बैलेंस कर योग्य होगा। यदि आप 50,000 रुपए से अधिक निकासी करते हैं तो ईपीएफ निकासी पर टीडीएस लगाया जाए। हालांकि यह अक्टूबर 2016 से पहले 30,000 रुपए था। टैक्स बेनिफिट भी यहाँ पर मिलता है। ईपीएफ से निकासी बिल्कुल कर मुक्त है, यह देखते हुए कि कर्मचारी ने निरंतर आधार पर 5 साल या अधिक वर्ष तक काम किया है, जबकि एनपीएस से निकासी केवल सकल राशि का 60% तक कर मुक्त होता है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट था जिसमें बताया गया है कि आप किस तरह से आपका ईपीएफ राशि को जो है वो एनपीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं और यहाँ पर हमने देखा है कि ईपीएफ पर अभी जो ब्याज दर मिले हैं तो 8.75% से 8.8% मिले हैं, पर एनपीएस जब से शुरू हुआ है तब तक इसकी जो रिटर्न है तो वो 7.86% से लेकर 14.30% तक है। और ईपीएफ से आप आपकी जो पूरी रकम है वो आपकी सेवा को खत्म करने के बाद निकाल सकते हैं और एनपीएस से यह जो राशि है आप 60 साल की उम्र के बाद जो वो 60% निकाल सकेंगे और बाकी 40% तक आपको जो है वो पेंशन मिलेगी। तो जी ईपीएफ से आप एनपीएस में किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं तो उसके बारे में ये जो अपडेट था तो उसके बारे में अभी हमने इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।